जय हिंद साथियों। सुरक्षा ज्ञान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम 23 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर देखेंगे। एमसीक्यूज़ के फॉर्म में देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी हम उसको डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, तो फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस यानी वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड क्रिएटिविटी डे एंड इनोवेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? पहला ऑप्शन है 20 अप्रैल, दूसरा 21 अप्रैल, तीसरा 22 अप्रैल, चौथा 19 अप्रैल। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी यानी 21 अप्रैल को हर साल विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस यानी वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? विश्व रचनात्मकता और विचार और नवाचार दिवस की स्थापना 25 मई 2001 को टोरंटो यानी कनाडा के टोरंटो में हुई थी। और इस दिन के संस्थापक कौन है? तो कनाडाई मार्सी सहगल इस दिन के संस्थापक है। सहगल ने 1977 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडीज इन क्रिएटिविटी की में रचनात्मक का अध्ययन कर रहे थे। और संयुक्त राष्ट्र ने 27 अप्रैल 2017 को दुनिया भर में 21 अप्रैल को सभी मुद्दों के लिए समस्या समाधान में उनकी रचनात्मकता के उपयोग के बारे में लोगों के बीच महत्व बढ़ाने के लिए विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस को मनाए जाने के प्रस्ताव को अपनाया था। यानी इस दिन के संस्थापक कौन है? कनाडाई मार्सी सहगल, जिन्होंने 25 मई 2001 को इसकी स्थापना की थी टोरंटो कनाडा में। पर यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र है उसने जो है 2017 को दुनिया भर में 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाने की मंजूरी दी थी, जो कि 2015 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को से संबंधित था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी 21 अप्रैल। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 किस देश की वायुसेना द्वारा अल डाफरा एयरबेस पर आयोजित किया जा रहा है? एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 is being organized by which country's air force station at अल डाफरा एयरबेस? पहला ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा बहरीन, चौथा फ्रांस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी संयुक्त अरब अमीरात के अल डाफरा एयरफोर्स स्टेशन पे जो है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 ये शुरू किया गया है। और ये कब से कब तक चलेगा? तो 21 अप्रैल से 9 मई तक चलेगा, जिसमें भाग लेने वाले और ये एक मल्टी नेशन एक्सरसाइज, इसमें कई सारे देश ने भाग लिया। अभ्यास संयुक्त अरब अमीरात के वायुसेना द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 12 देशों की वायुसेनाएं भाग ले रही है। और यह विविध और चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण वातावरण बनता है। भाग लेने वाले देशों में कौन कौन से हैं 12 देश में? तो ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरब, कोरिया, गणराज्य और तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। यानी इतने सारे टोटल 12 देश इसमें भाग ले रहे हैं, जो कि उसमें भारतीय वायुसेना की तरफ से जो है मिग-29 लड़ाकू विमान और जैगुआर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया है। ठीक है, भारत की तरफ से मिग-29 और जैगुआर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया है। इस एक्सरसाइज में डेजर्ट एक्सरसाइज में 12 देश भाग ले रहे हैं। और ये हो कहाँ पे रहा है? अल दाफरा एयरबेस स्टेशन संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ है? यूएई की अबू धाबी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, किस बैंक ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किए हैं? Which bank has deployed ग्राहक मित्रास to promote the adoption of alternate banking channels? पहला ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, चौथा एक्सिस बैंक। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहक सेवा बैंक ये वैकल्पिक बैंकिंग चैनल को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किए हैं। और ये देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जो कि ग्राहकों से जुड़ाव बढ़ाने की दिशा में एक नई पहल कुछ शाखाओं में यानी कुछ चुनिंदा शाखाओं में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी ग्राहक मित्र तैनात किए हैं। और ये विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मी एसबीआई की सहायक इकाई स्टेट बैंक ऑपरेशन सपोर्ट सर्विसेज के लिए है। जिसका उद्देश्य क्या है? शाखा में जो ब्रांच हो तो वहां पे आने वाले भीड़ को नियंत्रित करना और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना। अभी ये लगभग जो 4500 शाखाओं में ये तैनात किए गए हैं ग्राहक मित्र। और एसबीआई की लगभग एसबीआई की
की टोटल ब्रांच कितनी है? 22,740। तो लगभग इसका 20% शाखाओं में जो है अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ग्राहक में तैनात की गई लगभग 45 शाखा में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसका चेयरमैन कौन है? तो चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं हेडक्वार्टर कहाँ है, चेयरमैन कौन है? तो चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed the chairman of the 23rd Law Commission of India? पहला ऑप्शन है न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, दूसरा है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, तीसरा है हितेश जैन, चौथा पी वर्मा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को 23वें लॉ कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यह आयोग कब गठित किया गया था? 1 सितंबर 2024 को इस आयोग 23वें विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। और इस आयोग में कुल 7 सदस्य होते हैं, जिसमें कि एक अध्यक्ष हो गया, अभी जो नियुक्त किए गए दिनेश माहेश्वरी, सेवा ये रिटायर्ड जस्टिस है। उसके 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं, जिनमें वकील हितेश जैन और शैक्षणिक विशेषज्ञ पी वर्मा, जो ये दोनों 22वें अध्यक्ष का भी हिस्सा थे। ठीक है, और 2 पदेन सदस्य होते हैं जो कि विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग से नामित किए जाते हैं। 4 2 6 1 7 7 लोग का 7 मेंबर बॉडी है ये। ठीक है, 23वें विधि आयोग। अब देखते हैं इसका संचालन कैसे होता है। तो 23वें विधि आयोग के कार्य संचालन एक सुबह से वित्तीय प्रशासनिक ढांचा निर्धारित किया गया है। अध्यक्ष को कितना रुपए मासिक मिलता है? अध्यक्ष को जो है उसे 2.5 लाख रुपए मासिक मानधन दिया जाता है और पूर्णकालिक सदस्य को 2.25 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की व्यवहार्यता को जांच करना है, जो कि भारत में अत्यधिक राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील विषय रहा है। यूसीसी का उद्देश्य विशेष धर्मों और समुदाय पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक साझा नागरिक कानून लागू करना है, जो नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। और 22वें विधि आयोग ने 2023 में यूसीसी पर देशव्यापी परामर्श शुरू किया, जिसमें 70 से अधिक परामर्शों में जनता से राय ली गई थी और 749 पृष्ठ का मसौदा तैयार करके रिपोर्ट तैयार किया गया था, जिसके कि पूर्व अध्यक्ष कौन थे इस प्रक्रिया के? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, जो कि अब लोकपाल बन चुके हैं। ठीक है, 21वें आयोग ने 2018 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वर्तमान समय में यूसीसी ना तो आवश्यक है और ना ही वांछनीय है। जिससे नीति निर्माण में मतभेद उत्पन्न हुआ है। मतलब जो कहने का मतलब है, जो यूसीसी लागू किया, यहाँ राइट टू प्राइवेसी और ये यहाँ पे दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। इसकी वजह से 21वें लॉ कमीशन ने ऐसा कहा था कि यूसीसी की ना तो आवश्यक है ना ही वांछनीय इसकी, जिससे कि नीति निर्माण में मतभेद उत्पन्न हुआ हो। अब 23वें आयोग ने से उम्मीद की जा रही है कि यूसीसी पर इन्होंने अपना अंतिम फैसला दे, अंतिम सिफारिश पे विचार करे और अंतिम फैसला दे। अब देखते हैं कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। सेकंड नंबर पे गुजरात ने यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया है। ठीक है, और 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों का अस्तित्व राष्ट्र की एकता के लिए अपमानजनक है। विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों का अस्तित्व राष्ट्र की एकता के लिए अपमानजनक, जिसे यूसीसी पर सरकार की प्रतिबद्धता, यानी सरकार इसको लागू करने के लिए कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ये इस चीज को दिखाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया। आपसे ये पूछ सकते हैं कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऋतुराज अवस्थी, जो कि लोकपाल बन चुके हैं वर्तमान में। और 23वें कौन बने हैं? तो 23वें कौन बने हैं? तो दिनेश माहेश्वरी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, दुनिया का कौन सा शहर पहला ऐसा शहर बनने की ओर अग्रसर है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा? Which city is the world is set to become the first city to be completely powered by renewable energy? ठीक है, पहला ऑप्शन है अमरावती, दूसरा कुन्नूर, तीसरा हैदराबाद, चौथा बेंगलुरु। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंध्र प्रदेश की नियोजित राजधानी अमरावती जो है वो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला शहर बनने जा रहा है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा यह महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य है। और विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच स्थित है अमरावती, जो कि आधुनिक पर्यावरण मित्र जनता की राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो सतत शहर नियोजन में वैश्विक
की राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो कि सतत शहर नियोजन में वैश्विक मानक स्थापित करने की दिशा में एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। और यह एक महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड परियोजना है, जिसका पहल ऐतिहासिक पहल की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखे जाने की संभावना तो अभी रखा नहीं गया है, इसकी आधारशिला रखी जाएगी अभी, जो कि हरित विकास के लिए राष्ट्रीय समर्थन का प्रतीक होगी। और नई राजधानी कृष्णा नदी के तट पर फैला। ये भी याद रख सकते हैं कि अमरावती जो नई राजधानी बनेगी आंध्र प्रदेश की कौन सी नदी के ऊपर, मतलब किस नदी के ऊपर बसी है, तो कृष्णा नदी के किनारे बसी हुई है, जो कि कुल 8352 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर आंध्र प्रदेश का रीजन का हिस्सा होगा। इसमें करीब जो है 65,000 करोड़ की अनुमानित लागत राजधानी को पर्यावरण प्रेमी, स्वच्छ ऊर्जा आधारित और स्मार्ट प्लानिंग से सुसज्जित शहरी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं बजट कितना है, 65,000 करोड़, किस नदी के किनारे बसा है, तो कृष्णा नदी। ठीक है, अमरावती राजधानी हो गया। और मुख्यमंत्री कौन आंध्र प्रदेश के, तो एन चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? When is National Civil Services Day celebrated every year? पहला ऑप्शन है 20 अप्रैल, दूसरा 21 अप्रैल, तीसरा 19 अप्रैल, चौथा 22 अप्रैल। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष जो है नेशनल सिविल सर्विसेज डे, यानी जो हम यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, वो सेलिब्रेट किया जाता है। और यह दिन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? 21 अप्रैल 1947 से जुड़ी है, जब भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नई दिल्ली में स्थित मेटकाफ हाउस में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पहले बैच को संबोधित किया था। यानी 21 अप्रैल 1947 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के पहले बैच को संबोधित किया था। उसी लिए और उसमें उन्होंने अधिकारियों को भारत की स्टील फ्रेम कहा था, जो कि स्वतंत्र भारत में शासन व्यवस्था, एकता, अनुशासन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। चार्ल्स कॉर्नवालिस जो हैं, जिन्होंने 1786 से 1993 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया, उन्हें ही भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है, यानी फादर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। कौन किसे कहते हैं, तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को, जो कि भारतीय गवर्नर जनरल रह चुके हैं 1786 से 1793 के बीच में, यानी जब हम ब्रिटिश के गुलाम थे। भारत सरकार ने 2006 से जो है इस दिवस को मनाने की शुरुआत की है, 2006 से। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 21 अप्रैल। नेक्स्ट हम देखते हैं, GITEX अफ्रीका 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? Where is the GITEX अफ्रीका 2025 समिट हेल्ड? पहला ऑप्शन है मार्केस मोरक्को, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा जोहान्सबर्ग, चौथा खार्तूम। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को। ठीक है, मोरक्को के मार्केस शहर में GITEX अफ्रीका 2025 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी तकनीकी और स्टार्टअप प्रदर्शनी है। और इसे तीन दिन का कार्यक्रम, जिसका कि मोरक्को के मार्केस में आयोजित किया गया था। यह वैश्विक मंच ने नीति निर्माताओं, नवाचारकों और दूरदर्शी नेताओं को एक साथ लाकर वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में समावेशी और समान विकास को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श का अवसर प्रदान किया। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया इसमें, तो श्री जयंत चौधरी, जो कि कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार तथा शिक्षा राज्य मंत्री है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, श्री जयंत चौधरी, जो कि स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल स्टेट मिनिस्टर है, इंडिपेंडेंट है, और शिक्षा राज्य मंत्री हैं, जो कि श्री जयंत चौधरी ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। भारत द्वारा विकसित सशक्त डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड DPI प्रणाली को उपलब्धि को रेखांकित किया, जो देश की अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनकारी बदलाव ला रही है। उन्होंने बताया कि कैसे आधार, UPI, ONDC और डिजिटल स्वास्थ्य पहलों के माध्यम से भारत में सेवा वितरण को सुलभ और नागरिकों को सशक्त बनाया गया है। इस स्टार्टअप प्रदर्शनी जो GITEX अफ्रीका 2025 शिखर सम्मेलन किया गया है, ये भारत ने अपने एग्जाम्पल्स दिए हैं। और ये कहाँ किया गया है, भारत की सबसे बड़ी तकनीकी और स्टार्टअप प्रदर्शनी है, तो मोरक्को के मार्केस शहर में। ठीक है, इतना हमको याद रखना। मोरक्को का क्या है यहाँ पे, मोरक्को रबत दिरहम। ठीक है, कैपिटल क्या है, रबत। नई दिल्ली भारत। जोहान्सबर्ग के साउथ अफ्रीका कैपिटल है खार्तूम, सूडान, खार्तूम पाउंड। ठीक है, सूडान की राजधानी खार्तूम है, करेंसी पाउंड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं,
देश का पहला कोयला सार्वजनिक उपक्रम पीएसयू कौन बन गया है जो भूमिगत कोयला खनन के लिए पेस्ट फिल तकनीक को लागू कर रहा है? पहला ऑप्शन है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, दूसरा है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, तीसरा है कोल इंडिया लिमिटेड, चौथा नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है देश का पहला ऐसा कोयला सार्वजनिक उपक्रम बन गया है जो कि पेस्ट फिल तकनीक को लागू कर रहा है। एचसीएल के सीएमडी कौन है? तो हरीश दुहान, ठीक है। एचसीएल ने टीएमसी मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ 7,040 करोड़ रुपए का बड़ा समझौता किया है और यह समझौता क्या सिंघाली भूमिगत कोयला खदान क्षेत्र यानी सिंघाली कोयला क्षेत्र का मतलब कोयला खदान कहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। पेस्ट फिल तकनीक का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर कोयला उत्पादन करने के लिए ढांचा स्थापित किया है और यह दीर्घकालिक परियोजना जो 25 वर्षों तक चलेगी यानी 25 साल का ये पूरा एग्रीमेंट किया गया है जिसमें लगभग 8.4 मिलियन टन यानी 84 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देखते हैं किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा स्कीम का योजना की शुरुआत की है अप्रैल 2025 में। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा झारखंड, चौथा राजस्थान। आंसर क्या हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने उनके आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत की है जिसकी शुरुआत आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने किया है। पुणे में लॉन्च इसे कहाँ लॉन्च किया गया तो पुणे में जिसमें कि वो महिलाओं को 3 व्हीलर वितरित किए जाएंगे और फिलहाल में जो है ये जो योजना है इसको कौन नियंत्रित करेगा तो महिला एवं बाल विकास विभाग जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का है और इसने जो है काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पावर सोल्यूशंस लिमिटेड के साथ आधिकारिक रूप से समझौता भागीदार है इसका जो कि 3 व्हीलर की आपूर्ति करेगा और स्टार्टिंग में जो है टोटल 8 जिले यानी पुणे, नासिक, नागपुर, अहमदनगर, सोलापुर, कोल्हापुर, अमरावती और छत्रपति संभाजी नगर सहित 8 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है जहां की 10,000 ई रिक्शा दिए जाएंगे महिलाओं के सशक्त और स्वतंत्र रूप से आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने की दिशा में। देखिए फोटो कितना सुंदर लग रहा है पिंक रिक्शा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुल्स आई गैलेक्सी LEDA 1313424 की खोज हाल ही में किस दूरबीन का उपयोग करके की गई थी? द बुल्स आई गैलेक्सी लेडा वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय यूजिंग विच टेलीस्कोप? आंसर क्या हो जाएगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, दूसरा है हबल स्पेस टेलीस्कोप, तीसरा जायंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप, चौथा स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा बुल्स आई गैलेक्सी की खोज की गई थी जिसका आधिकारिक नाम क्या है LEDA 1313424। ठीक है, जिससे हाल ही में हबल स्पेस टेलीस्कोप और WMK वेधशाला का उपयोग करके एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने खोजा था। इस आकाशगंगा में एक अनोखी वलयदार संरचना है जो लगभग 50 मिलियन साल पहले एक नीली बौनी आकाशगंगा के साथ आमने सामने की टक्कर के कारण बनी थी। टक्कर से गैस की लहरें उठी जिसमें गोलाकार वलय हुए तारे बनने लगे और हबल टेलीस्कोप ने 8 वलयों का अवलोकन किया है जबकि हवाई में WMK वायुचालन 9वें वलय की पुष्टि की है। आकाशगंगा लगभग 2.5 लाख प्रकाश वर्ष व्यास में फैली हुई है जो कि मिल्की वे से लगभग 5 गुना बड़ी है। ठीक है, हमको याद रखना है कि बुल्स आई गैलेक्सी की खोज हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ के कारण खबरों में रहा किन्शासा शहर किस देश की राजधानी है? Kinshasa city, which was seen in news due to flood, is the capital of which country? पहला ऑप्शन है नाइजीरिया, दूसरा सूडान, तीसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, चौथा कैमरून। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी का किन्शासा जहाँ की हाल ही में फ्लड आया है बाढ़ यानी। अब ये बोल रहा है कि अप्रैल 2025 में खराब शहरी नियोजन और बाढ़ के पानी के दोहरे स्रोत के कारण डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो की राजधानी किन्शासा को भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा। यह आपदा स्थानीय वर्षा और कॉन्गो सेंट्रल प्रांत से अफवाह दोनों कारण हुई है जिसने एंडिजिटली और लुकाई जैसी नदियों के उफान यानी ये लुकाई नदी कहाँ पे है तो कॉन्गो में
एंजेली नदी कहाँ पे है? तो यहाँ पे वो भी कॉन्गो में 70 लोगों की मौत हो गई, 150 लोग घायल हो गए और लगभग 21,000 लोग विस्थापित हो गए, जिसमें कि 23 स्वास्थ्य सुविधाओं को भी नुकसान पहुंचा है और परिवहन और पानी दोनों की प्रणाली ये जो है बाधित हो गई है। सेवाएं तेजी से बढ़ते शहरीकरण, बाढ़ के दोहरे स्रोतों के कारण किंशासा कोंगो बेसिन में 38 बाढ़ हॉटस्पॉट में से एक है। यानी उस किंशासा सिटी जो है, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो की राजधानी है, वहां पे लगभग 38 बाढ़ स्पॉट हो चुके हैं और यह M23 सशस्त्र समूह के कारण पूर्वी DRC में चल रहे अस्थिरता का संकट और भी बदतर हो गया, जिससे अधिकारी विस्थापन हुआ है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो अल्जीरिया के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहां है यानी अल्जीरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है और उप सहारा अफ्रीका में सबसे बड़ा देश है। ठीक है, हमको ये भी याद रखना है कि उप सहारा देश में अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, दूसरा कोंगो और उप सहारा अफ्रीका देश में ये सबसे बड़ा देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, जिसकी राजधानी का किंशासा। ठीक है, और ये सूडान का कहाँ है राजधानी? खार्तूम, करेंसी पाउंड, नाइजीरिया का नाइमे इसका राजधानी आई थिंक। आप बताइए कमेंट बॉक्स में इसकी करेंसी और राजधानी कहाँ है, कैमरून का ही बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेपाल ने अपना पहला राष्ट्रीय याक दिवस किस दिन मनाया? नेपाल सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट एवर नेशनल याक डे ऑन विच डेट? पहला ऑप्शन है 20 अप्रैल, दूसरा 21, तीसरा 22 अप्रैल, चौथा 23 अप्रैल। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 20 अप्रैल को नेपाल ने अपना पहला नेशनल याक दिवस सेलिब्रेट किया है और इसने जो है इसको मान्यता इसने पहला याक दिवस सेलिब्रेट किया है, जो कि 20 अप्रैल 2025 को इसको सांस्कृतिक, पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व को मान्यता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र ने याक को सतत विकास एजेंडे में शामिल करने का आह्वान किया। खासकर हिंदू कुश हिमालय का नेपाल में पड़ता है और ICIMOD ने याक पालन को संरक्षित करने में शेरपा, तमांग, थकाली, राय और लिम्बू जैसे स्वदेशी समुदाय की भूमिका पर प्रकाश डाला। याक पालन उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा, सांस्कृतिक पहचान और जैव विविधता संरक्षण का समर्थन करता है और यह आयोजन पर्वतीय आजीविका और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम, यानी जो ऊंचे बर्फीले क्षेत्र होते हैं उस जगह पे याक की बहुत ज्यादा वैल्यू है, वहां पे इनके सवारी करने के लिए सांस्कृतिक, खाद्य सुरक्षा वगैरह में इसकी बहुत ज्यादा यूज है। इसके लिए जो है नेपाल ने अपना पहला राष्ट्रीय याक दिवस सेलिब्रेट किया है, जो कि 2025 में से शुरुआत की गई है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 20 अप्रैल। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे थांगजिंग पहाड़ियां किस भारतीय राज्य में स्थित है? रिसेंटली इन न्यूज थांगजिंग हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा मेघालय, तीसरा असम, चौथा नागालैंड। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ये मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में जो है थांगजिंग पहाड़ियां लोकेटेड है। मणिपुर का राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मेघालय का शिलोंग, असम का दिसपुर और नागालैंड का कोहिमा। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? नागालैंड की कोहिमा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही तूतू द्वीप किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? यानी तूतू आइलैंड विच वाज in news recently is located at the confluence of which two rivers? पहला ऑप्शन है नील नदी और अमेजन नदी, दूसरा पिरी नदी और यांगत्जे नदी, तीसरा है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, चौथा नीली नील नदी और सफेद नील नदी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, नीली नील नदी और सफेद नील नदी के संगम पे जो है तूतू द्वीप बसा हुआ है। नील नदी जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नील नदी जो है ये दुनिया की सबसे लंबी नदी और ये कहाँ बहती है? तो इजिप्ट के कायरो में। ठीक है, इजिप्ट कायरो से ये बहती है, इस देश से नील नदी। और नीली नील नदी और सफेद नील नदी के संगम पे जो ये तूतू आइलैंड बसा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कितना खूबसूरत आइलैंड है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे क्रूट्ज़फेल्ड-जैकब रोग किस प्रकार के रोगों के समूह में से संबंधित है? Recently in news, Creutzfeldt-Jakob disease belongs to which group of disease? पहला ऑप्शन है जीवाणु संक्रमण यानी बैक्टीरिया, दूसरा वायरल संक्रमण यानी वायरस, तीसरा है प्रियन विकार यानी प्रियन डिसऑर्डर, चौथा है फंगल संक्रमण यानी फंगस जो होता है कवक। यानी आंसर क्या हो जाएगा? प्रियन डिसऑर्डर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी प्रियन डिसऑर्डर से जो है
ये क्राफ्ट-फेल जैकब रोग फैलता है, जो कि ये क्या करता है, मस्तिष्क में होता है। ये ह्यूमंस के मानव शरीर के मस्तिष्क में होता है, यानी ब्रेन में, जो कि मेमोरी लॉस कर देता है यहाँ पे, इसकी वजह से हो जाता है। ठीक है, यानी प्रिय डिसऑर्डर के रोग प्रकार के समूह में से एक क्या है, क्रूज़िफिल जैकब डिजीज। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं यानी किससे उत्पन्न होती है? व्हाट डू इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम? पहला ऑप्शन है भ्रूण स्टेम कोशिका यानी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। दूसरा है वयस्क दैहिक कोशिका एडल्ट सोमैटिक सेल्स। तीसरा अस्थि मज्जा कोशिका यानी बोन मैरो सेल्स। चौथा गवर्नर रक्त कोशिका यानी कोड ब्लड सेल्स। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं जो है वो एडल्ट सोमैटिक सेल से उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे K2-18b एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से लगभग कितनी प्रकाश वर्ष दूर स्थित है? Recently news K2-18b exoplanet is located approximately how many light years away from the Earth? पहला ऑप्शन है 42 प्रकाश वर्ष। दूसरा 84 प्रकाश वर्ष। तीसरा 124 प्रकाश वर्ष। चौथा 164 प्रकाश वर्ष। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 124 प्रकाश वर्ष से जो है पृथ्वी से लगभग दूरी पर स्थित है हमारा K2-18b एक्सोप्लैनेट, जो कि हाल ही में अभी खोजा गया है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ बैलेंस देख लेते हैं। पहला है, भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य क्या है? यानी 3 स्टेज जो है परमाणु कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य क्या है? आंसर क्या हो जाएगा, थोरियम आधारित चक्र। दूसरा है, कोएंजाइम क्या होते हैं? कोएंजाइम क्या होते हैं, जैविक सहायक अणु होते हैं ये। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही K2-18b की खोज किस दूरबीन से की गई है? तो आंसर क्या, केपलर स्पेस टेलीस्कोप से। आइनस सुनैना किस नौसेना कमान के तहत आता है? तो दक्षिणी नौसेना कमान, जो कि मोजाम्बिक पहुंचा है आइनस सुनैना। ठीक है, ये भारतीय नौसेना का एक शिप है जो कि अभी हाल ही में मोजाम्बिक पहुंचा है सागर ओशन मिशन के तहत, और ये दक्षिणी नौसेना कमान के तहत ये आता है। ठीक है, आइनस सुनैना का निर्माण किसने किया था? आंसर क्या हो जाएगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने आइनस सुनैना का निर्माण किया था। हाल ही में चर्चा में रहे थांजिंग पहाड़ियां किस घाटी की पश्चिमी सीमा का हिस्सा है? किस घाटी के पश्चिमी घाटी का सीमा का हिस्सा? आंसर क्या है, इम्फाल घाटी यानी मणिपुर। अभी हमने क्वेश्चन भी देखा था, ये मणिपुर इम्फाल घाटी की पश्चिमी घाटी सीमा का हिस्सा है थांजिंग पहाड़ी, जो कि मणिपुर इम्फाल में लोकेटेड है। ठीक है, तो दोस्तों आज यहीं तक। ठीक है, आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। तो क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।